हेलो दोस्तों। हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर आप लोगों के सामने प्रकाश से अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड बहुत फाड़ू और धांसू सवाल जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको लेकर के आपके बीच में आए हैं। और मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि बेटा जहां से पढ़ना शुरू कर रहे होंगे आपके हाथ में पेन और कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बेटा ये न्यूमेरिकल है और बोर्ड में इसका ज़बरदस्त रोल होता है। फिजिक्स बेटा ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक अगर बच्चे को फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे को अगर न्यूमेरिकल लगाने नहीं आया तब तक वो अपने आप को ये मान के न चले कि हमको फिजिक्स आती है। इसलिए बच्चा बड़े ही एकाग्र माइंड से कॉन्सेंट्रेट हो करके न्यूमेरिकल सीखना है। तो आप देखिए आपके स्क्रीन पर एक पहला सवाल लगा हुआ है और जो हम ये न्यूमेरिकल लेके आए हैं ये स्नेल के फार्मूले पर आधारित है। एक बार स्क्रीन पे सवाल बच्चे पढ़ लो, सारे लोग बच्चे सभी बच्चे पढ़ लो इसको। देखो ये लिखा हुआ है कि निम्नांकित चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसको जरा बेटा आप देखो और अपने कॉपी में इसको नोट कर लो और धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, अब देखो बेटा, निम्नांकित चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए बच्चा। स्क्रीन पे सवाल अच्छे से देख लो, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। अब जरा देखो बेटा, तो ये जो फिगर तुम्हारे सामने है, अगर आपने प्रकाश का अपवर्तन अच्छे तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा, देखा होगा या हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा कि ये फिगर बता रहा है कि प्रकाश की किरण जो है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और आपसे पूछा भी गया है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जरा बच्चा देखो, जब आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़े होंगे तो ये जो तल है उसके अभिलंबवत जो लाइन खींची गई है इसको बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? अभिलंब कहते हैं। और ये जो किरण जो ये पहले माध्यम से किरण जो जा रही है इसको कौन सी किरण कहते हैं बेटा? इसको कौन सी किरण कहते हैं? इसको कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं बेटा? आपतित किरण कहते हैं इसको। और ये किरण जो बेटा जो दूसरे माध्यम में गई है और अपने मार्ग से विचलित हुई है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेटा अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा, समझ गए ना? ये पहला, ये जो अभिलंबवत जो तल के अभिलंबवत जो लाइन गई है, डॉट डॉट लाइन दिख रही है, इसी को अभिलंब कहते हैं। और ये जो किरण पहले माध्यम से जा रही है इसको आपतित किरण कहते हैं। और जो मार्ग दूसरे जो जो प्रकाश की किरण दूसरे मार्ग में जाकर के विचलित हुई है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो तो बेटा ये जरा ध्यान दो, ये फिगर में जरा ध्यान दो कि ये आपतित किरण है या अभिलंब है? क्या है ये? आपतित किरण है या अभिलंब है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। मतलब ये जो 30 अंश लिखा है बेटा ये आई का मान है। और जरा देखो ये अपवर्तित किरण है बेटा, ये अभिलंब है और इनके बीच जो जो कोण बना हुआ है 45 अंश आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में क्या है? आर है। अब जरा देखो तो चित्र के अनुसार आपको पता चल रहा है। मेरा बच्चा देखो, चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार अब बेटा फिगर मेरा तुम समझ गए होंगे, फिगर समझ गए होंगे। यानी इसमें आपतन कोण कितना है बेटा? आपतन कोण आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपतन कोण यानी आई, आई का मान बच्चा दिया है आपका 30 अंश, दिखाई दे रहा है। आपतन कोण का मान कितना दिया है बेटा? 30 अंश। इसके बाद ये जरा देखो अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बेटा कितना दिया है? अपवर्तन अपवर्तन कोण मेरा बच्चा कितना दिया है? अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण मेरा बच्चा देखो कितना लिखा हुआ है। अपवर्तन कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आर कहते हैं। और आर का मान मेरा बच्चा कितना दिया है फिगर में? जरा देख लो,
45 अंश। बड़े ही रिलैक्स माइंड से आपको सीखना है, क्योंकि बेटा जब तक न्यूमेरिकल लगाना नहीं सीखोगे मजा नहीं आएगा। फिजिक्स में नंबर कम हो जाएंगे बेटा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल खूब पूछता है। ये देखो बेटा, आपतन कोण आई बराबर 30 अंश, अपवर्तन कोण आर बराबर 45 अंश। कैसे जाने कि ये आई का मान है, ये आर का मान है? क्योंकि आपको पता है बेटा कि आपतित किरण और विलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को हम आपतन कोण कहते हैं, और जो अपवर्तित किरण और विलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को हम अपवर्तन कोण आर कहते हैं। तो हमको फिगर से पता चल रहा है। अब जरा देखो सवाल में क्या कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। अतः आपसे कह रहा है प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है। अपवर्तनांक, इसका मतलब फिगर में दिखाई दे रहा है कि प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या कहेंगे? यानी कहेंगे 1n2 बराबर क्वेश्चन मार्क। 1n2 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरा बच्चा, जब आपको इस फिगर में यानी इस न्यूमेरिकल में, इस सवाल में आपको आपतन कोण आई का मान पता है, आपको अपवर्तन कोण आर का मान पता है, और आपसे प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, यानी 1n2 का मान पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा फार्मूला बैठेगा? कौन सा फार्मूला बैठेगा मेरा बच्चा? स्नेल का सूत्र। कौन बैठेगा? स्नेल का सूत्र। तो आप लिखेंगे स्नेल के सूत्र से, स्नेल के सूत्र से, स्नेल के सूत्र से, स्नेल के सूत्र से। स्नेल का सूत्र क्या होता है बेटा? स्नेल का सूत्र होता है n बराबर मेरा बच्चा साइन आई बटे साइन आर। याद आ रहा है? साइन आई बटे साइन आर, यानी ये जो n है वही 1n2 है बेटा, वही 1n2 है। तो इसी का हम लोग यूज कर देंगे और हमारे काम हो जाएंगे। अब जरा देखो, तो फार्मूला हम लगाते हैं, n की जगह क्या लिख देंगे बेटा? 1n2। 1n2 बराबर साइन लिखा हुआ है, साइन, साइन आई। आई मीन्स आपतन कोण, और आपतन कोण का मान बच्चा 30 अंश दिया है, तो जहां आई लिखा है वहां क्या लिखेंगे? 30 अंश लिख देंगे मेरा बच्चा। इसके बाद बटे का निशान है, बटे का निशान लगा दिया। इसके बाद साइन लिखा हुआ है, साइन लिख दिया, और यहाँ पर आर मीन्स अपवर्तन कोण लिखा है, और अपवर्तन कोण का मान जो है 45 डिग्री है। तो आप यहाँ पे 45 अंश मेरा बच्चा लिख दो। अब जरा एक बार सब लोग फिगर में देख लो, सब यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं आएगा बेटा तो कमेंट करके बताना, आपका दुख दूर किया जाएगा। ठीक है, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, ये फार्मूला में जैसे ही मान रख दिया आपका इस रूप से हो गया। अब क्या करना है, आपको बच्चा मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है। जब तक बेटा ये नहीं जानोगे तो आप सवाल नहीं लगा पाओगे। आगे की लाइन मेरा बच्चा देखो, 1n2 बराबर साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और साइन 45 अंश का मान मेरा बच्चा 1/2 में 2 होता है। अगर आप त्रिकोणमिति अगर गणित पढ़ते होंगे और गणित में त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ते होंगे तो ये चार्ट बेटा गणित में रहता है, याद होना चाहिए। साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है। ऐसे कास, टेन, सेक, कोसेक सबका याद रहना चाहिए। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जानते होंगे आप, साइन 30 अंश का मान बेटा 1/2 होता है, और साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है। अब जरा देखो बेटा, जैसे ही हमने मान रख दिया तो देखो ये कैसा रूप पकड़ लिया है। देखो बेटा जैसे भिन्न है, ये देखो ये ऊपर एक भिन्न है और नीचे भी भिन्न है, और भिन्न का भाग मेरा बच्चा भिन्न में दिया गया है। ध्यान से सुनो, गणित का नियम कहता है, आप 4-5 में ही पढ़े होंगे, जब यदि भिन्न का भाग भिन्न में होता है तो ऊपर की भिन्न ज्यों की त्यों रहती है और नीचे की भिन्न मेरा बच्चा पलट जाती है। ध्यान से देखो, जैसे ही फार्मूले में हमने साइन 30 अंश का मान और 45 अंश का मान रखा तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। तो ये भिन्न का रूप पकड़ लिया, और जब भिन्न का भाग बेटा भिन्न में होगा तो नियम क्या कहता है कि ऊपर की भिन्न हमको ज्यों की त्यों रखनी है और नीचे की भिन्न पलट देनी है। तो अगले लाइन में मेरा बच्चा जरा देखो, देखो कैसे क्या होगा।
1n2 बराबर आप लिखेंगे, देखो ऊपर की भिन्न बेटा ज्यों का त्यों रखते हैं, इसके बाद गुणे का निशान लगाते हैं, इसके बाद नीचे की भिन्न पलटनी होगी तो रूट में 2/1 लिखेंगे। बच्चे जरा देखो, अच्छे से समझ जाओ स्क्रीन पर। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या मेरा बच्चा? अब जरा देखो, समझ में आया ना? ऊपर की भिन्न बेटा ज्यों की त्यों लिखी है, इसके बाद गुणे का निशान, नीचे की भिन्न पलट गई, रूट में 2 ऊपर और 1 नीचे आ चुका है। अगली लाइन मेरा बच्चा देखो, 1n2 बराबर, जरा ध्यान देना, रूट में 2 का गुणा 1 में करेंगे तो रूट 2 1 का रूट 2, तो ऊपर रूट 2 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। ये देखो, आप इतने पर भी छोड़ सकते हो और आपका मन करे तो इसका प्रमेयीकरण कर लो, या इसको आप लिख सकते हैं, या प्रमेयीकरण कर दे रहे हैं 1n2 बराबर रूट में 2/2 जो है, इसमें ऊपर भी हमने रूट 2 का गुणा कर दिया और नीचे भी रूट 2 का गुणा कर दिया, तो आगे क्या होगा मेरा बच्चा जरा देखो। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, आगे की लाइन देखो। अब देखो जरा, 1n2 बराबर 1n2 बराबर, जरा देखो बेटा, रूट में 2 का गुणा रूट में 2 करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 4 और बटे में क्या होगा, 2 रूट में 2। अब जरा देखो अगली लाइन में देखो, 1n2 बराबर क्या होगा, रूट में 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है मेरा बच्चा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है मेरा बच्चा, तो 2 लिखो, 2/2 करड़ी में 2, इसका मतलब हो गया बच्चा कि 2 1 का 2, इसका मतलब आपका आंसर आ चुका है मेरा भैया, 1n2 बराबर 1/√2 आंसर। देख लो बेटा स्क्रीन पे, इसको अच्छी तरह से देख लो, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमको बताना। देख लो बच्चा, देख लो, सारे लोग देख लो बेटा, सारे लोग देख लो, और बड़ा कर देते हैं हम इसको। देख लो भैया, स्क्रीन पे सवाल लिखा हुआ है, आपका आंसर आ चुका है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर आपका आया है 1n2 बराबर 1/√2। यही बेटा मेरा आपका आंसर है, यही बेटा आंसर है, और बोर्ड में हर साल पूछे जा रहा है, या ऐसे प्रश्न इस समय बहुत तेजी से पूछे जा रहे हैं। एक बार अच्छे से स्क्रीन पे देख लो, फिर हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, और हम आशा करते हैं कि ये सवाल बेटा भली भांत आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है बच्चे, दमदारी से इसको पढ़ो समझो, और बिना देखे अपने मन से लगाओ बेटा, एकदम एकदम समझ लो, गारंटी लेता हूँ आपको न्यूमेरिकल आने लगेगा बेटा, कुछ भी नहीं रखा है, बस आपको अभ्यास करने की जरूरत है। और मैं तो ये कहूंगा कि बेटा तुमको जितना आता है उतने से लग जा बेटा, डर मत, डरने की जरूरत नहीं है, जितना तुम्हारे पास ज्ञान है उसी ज्ञान से लग जा, लग जा, लग जा, अभ्यास करते जा, तुमको विद्वान बनने में कोई रोक नहीं पाएगा। देख ले बेटा, दूसरे सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। स्क्रीन पे सवाल आ गया मेरा भैया, स्क्रीन पे सवाल आ गया, क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है, मैं देखो लैपटॉप से देख के पढ़ रहा हूं, निम्न चित्र की सहायता से द्रव के अपूर्णांक की गणना कीजिए। ये भी सवाल बेटा स्नेल के फार्मूले पर ही आधारित है, ये भी सवाल बेटा स्नेल के नियम पर ही आधारित है। देखो लिखा हुआ है, निम्न चित्र की सहायता से द्रव के अपूर्णांक की गणना कीजिए, और इस फिगर में जरा देख मेरा बच्चा कि प्रकाश की किरण जो है वो वायु से चल करके द्रव में जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपूर्णांक पूछा गया है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, तो अगर ये आपको इतना पता चल गया है कि ये अपवर्तन वाला सवाल है मेरा भैया, तो जरा ध्यान देना, अगर अपवर्तन आप पढ़े होंगे, अगर बच्चा मेरा अपवर्तन आप पढ़े होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा। सबसे पहले ये जो बाउंड्री लाइन आपको बच्चा दिख रहा है, ये देखो बाउंड्री लाइन जो पीला कलर का दिख रहा है, इसके ऊपर बेटा वायु है और नीचे द्रव है, तो जो बाउंड्री लाइन है, जो तल है, उसके लंबवत, सीधा लंबवत ही जो है बेटा लंब खींचा जाता है। तो जरा ध्यान दो, लंब तुम्हारा कुछ ऐसा रहेगा, ये आपका क्या है बेटा, ये लाइन जो व्हाइट लाइन हमने अभी अभी खींचा है, क्या है बेटा, अभिलंब है। क्या है मेरा बच्चा, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। ध्यान से देखो,
यहाँ पे फिगर ये व्हाइट वाला नहीं दिया गया था, ये देखो ये किरण थी, वायु से चली थी और द्रव में गई थी, अपवर्तित होकर के आगे निकली हुई है अभिलंब की ओर झुकते हुए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ये पृष्ठ जो होता है, इसके अभिलंबवत जो लाइन खींची जाती है, इसी को हम अभिलंब कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, लंब जो है लंबवत खींचा जाता है। अब जरा देखो, तो ये जो किरण जो बेटा प्रवेश जो जा रही है वायु में, इसको कौन सी किरण बोलते हैं? इंसिडेंट रे। कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं मेरा बच्चा, आपतित किरण बोलते हैं। और जो किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित हुई है, इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? अपवर्तित किरण बोलते हैं। अब आपको पता चल गया है कि अभिलंब क्या है, आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है। और अगर स्नेल का नियम लगाना है तो आपको बेटा आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर का मान पता होना चाहिए। अब जरा देखो, तो आपतन कोण कहते किसको हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यानी ये एंगल होगा बेटा, ये वाला जो एंगल होगा, यही आपका आई होगा, ये आपका आई होगा। और बेटा ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, यही आपका आर होगा। ना तो हमको इस सवाल में आई का मान पता है और न ही आर का मान पता है। जरा ध्यान देना, ये जो 135 अंश दिया है मेरा बच्चा, ये आई का मान नहीं है। और जो नीचे 120 अंश दिया है, वो आर का मान नहीं है। एक्चुअल में आई और आर का मान कहते हैं किसको? आपतित किरण और विलंब के बीच जो कोण बनता है, उसको आपतन कोण आई कहते हैं। और अपवर्तित किरण विलंब के बीच जो कोण बनता है बेटा, उसी को अपवर्तन कोण आर कहते हैं। मतलब इस सवाल में न तो आपको आई का मान दिया है और न तो आपको आर का मान दिया है, तो इसको आपको समझ करके देख करके आई और आर का मान पहले निकालना पड़ेगा। देख लो स्क्रीन पे बेटा, देख लो और दिमाग लगाओ कैसे निकलेगा। देख लो मेरा बब्बू। अब जरा देखो, देखो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक ये लाइन जरा देखो, ऐसे करके ऐसे तक ये कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। या ऐसे समझो, ये जो कोण है कितने, यहां तक कितने अंश का होता है? 90 अंश का। जरा ध्यान देना। और ये जरा देखो, और यहां से लेके यहां तक का कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। जरा ध्यान से देखो, ठीक है। देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक 90 अंश होता है। और टोटल जरा ध्यान से देखो, फिगर में हमने आपको ये देखो, ये अभिलंब है और ये आपका पृष्ठ है। और यहां से लेकर यहां तक जाएंगे तो कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। और यहां से लेकर यहां तक टोटल, यानी आपतित किरण से लेकर के और इस सतह तक का जो कोण दिखाया गया, वो 135 अंश का दिखाई दिया है। ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। देखो बेटा, यहां से लेकर के ध्यान से देखो बेटा, ये जो सतह देख रहे हैं ना, यहां से लेकर के ये जो तुम्हारा आपतित किरण है, वहां तक का टोटल मान 135 अंश दिया है। अगर इस सतह से बेटा हम अभिलंब तक की बात करें तो कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। और आपको जरूरत किस कोण की है? अभिलंब से लेकर आपतित किरण का कितना कोण बनेगा? तो बेटा जब यहाँ इस सतह से लेकर के आपतित किरण का मान 135 अंश है और अभिलंब से लेकर के इस सतह तक का मान 90 अंश है, तो ये मान कैसे निकलेगा? आप क्या करेंगे? पूरे मान में से, यानी 135 में से 90 अंश आप घटा देंगे। तो आप लिखेंगे अतः चित्र के अनुसार। क्या लिखेंगे बेटा? अतः चित्र के अनुसार। अतः अतः चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार आप लिखेंगे बेटा आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण आई बराबर, आपतन कोण आई बराबर। जरा ध्यान देना बेटा, यहां से लेकर इस सतह से लेकर के आपतित किरण तक का मान 135 अंश है और इस सतह से लेकर अभिलंब तक का कोण बनेगा 90 अंश। ये हमने अपने विचार से देखा, आप देख रहे हैं, ये दिया नहीं है 90 अंश। आपको सोचना होगा कि यहां से लेकर यहां तक तो 135 अंश है और यहां से यहां तक कोण कितने अंश का बनेगा? 90 डिग्री का। देखो बेटा, ये 90 अंश का बनेगा। तो ये जब टोटल 135 अंश है और यहां से यहां तक 90 अंश है, तो इसका मान कैसे निकलेगा? टोटल 135 में से 90 अंश इतना घटा देंगे तो ये मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे 135 अंश, 135 अंश माइनस 90 अंश।
अब मेरा बच्चा क्या करना है, आपको क्या करना है, 135 में से आप 90 अंश घटा देंगे तो कितना आएगा बेटा, 135 में से 90 अंश घटा देंगे तो कितना आएगा मेरा बच्चा, आपका आ जाएगा बेटा 45 अंश। कितना आएगा, 45 अंश। ठीक है, आप घटा लीजिएगा आराम से, देखो ठीक है, 5 में से 0 निकालेंगे 5 आएगा, और 13 में से 9 निकालेंगे तो 9 4 13, 45 अंश आ गया बेटा। यानी आपका आपतन कोण का मान क्लियर हो गया बच्चा। आपतन कोण का मान यानी आई का मान कितना आ गया है, आई का मान मेरा बच्चा आपका 45 अंश आ चुका है। अब जरा देखो, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसी प्रकार क्या करेंगे बच्चा, इसी प्रकार, इसी प्रकार मेरा भैया, इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल लेंगे, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या निकालेंगे बेटा, अपवर्तन कोण यानी आर बराबर। अब जरा ध्यान से देखो मेरा भैया, ये जरा देखो कि ये टोटल है, टोटल बेटा देखो यहाँ इस पृष्ठ से लेकर के और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बना है 120 अंश का बना है, और इस सतह से लेकर अभिलंब तक का जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ अभिलंब से लेकर के अपवर्तित किरण के बीच यानी आर का मान कैसे निकलेगा, टोटल है 120, 120 में से आपको क्या करना है, 90 अंश घटा देना है मेरा बच्चा। तो आप लिखेंगे 120 अंश माइनस 90 अंश। बात समझो जरा, देखो बेटा इस पृष्ठ से जो है अपवर्तित किरण तक का कोण दिखाया गया है 90 अंश, 120 अंश दिखाया गया बच्चा, और हमको जरूरत है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, और इस सतह से अभिलंब तक का कोण जो बनेगा वो बेटा 90 अंश का बनेगा। तो टोटल है 120 और यहां तक होगा 90 अंश, तो 120 में से 90 अंश घटा देंगे तो बेटा ये मान निकल जाएगा। टोटल 120 में से और 90 अंश निकालेंगे तो आपका मान आर का आ जाएगा। तो भैया मेरा आप क्या करना है कि अब क्या करना है कि 120 अंश में से 90 अंश घटा देना है, तो 0 में से 0 घटाएंगे मेरे बाबू तो आपका आएगा 0 अंश, और 12 में से 9 निकाल देंगे तो 3 आएगा, यानी टोटल आपका 30 अंश हो गया। आर का मान मेरा बाबू 30 अंश और आई का मान 45 अंश, यानी अब यहां पर आपका मान आ चुका है 30 अंश। अब दोनों मान आपको पता हो गया है। आई का मान बच्चा आप लोग निकाल लिए हो, आई का मान 45 अंश और आर का मान 30 अंश मेरा बाबू आ गया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग स्नेल के, देखो भाई आपको आपतन कोण आई का मान पता चल गया, अपवर्तन कोण आर का मान पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, स्नेल का फार्मूला लगा देंगे, स्नेल का फार्मूला लगाएंगे। पहले पूछा क्या है, द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। इसका मतलब प्रकाश की किरण वायु से चलकर द्रव में गई है, तो इसका मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इसका मतलब एन डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। एन डब्ल्यू बराबर क्या हो रहा है बेटा, क्वेश्चन मार्क। एन डब्ल्यू मीन्स एन, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हम क्या करेंगे, स्नेल के सूत्र से निकालेंगे, लिखेंगे बेटा स्नेल के सूत्र से। अतः स्नेल के सूत्र से, स्नेल के सूत्र से, स्नेल के सूत्र से मेरा बच्चा, तो स्नेल का सूत्र क्या कहता है बेटा, n बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। देख लो बेटा स्क्रीन पे देख लो, फार्मूला लग गया है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब आपको आपतन कोण आई का भी मान पता है, अपवर्तन कोण आर का भी मान पता है, तो अब आप सवाल जो है बड़े अच्छे ढंग से लगा सकते हैं। तो बड़े ही आराम से हम लोग लगाएंगे सवाल और समझ में भी आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चा आगे हम इसको लेके चलते हैं, सवाल को थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। अब जरा देखो मेरा बच्चा, n बराबर, n की जगह क्या लिखेंगे बेटा, ए एन डब्ल्यू, एन की जगह क्या लिखेंगे, ए एन डब्ल्यू, ए एन डब्ल्यू बराबर साइन लिखा है तो साइन लिखो, आई लिखा है बेटा, आई माने आपतन कोण, आई का मान कितना दिया है 45 अंश, आई का मान 45 अंश और बटे साइन लिखा है तो साइन लिखो, आर लिखा है, आर का मान मेरा बच्चा 30 अंश है। तो हमने देखो अभी मान रख दिया स्क्रीन पे, जरा देख लो। ए एन डब्ल्यू मतलब वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है, जल मतलब द्रव का अपवर्तनांक जो है,
साइन 45 अंश बटे साइन 30 अंश लिख दिया है बेटा। जल जो द्रव लिखा है तो डब्ल्यू की जगह आप यल भी लिख सकते हैं, लिक्विड भी लिख सकते हैं, द्रव भी चलेगा, मर्जी आपकी है। आप चाहना तो ए एन डब्ल्यू की जगह ए एन यल लिख देना, और कहो तो हम लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाथ का चीज है, इसको लिख सकते हैं बेटा। इधर देखो, यानी ए आपसे पूछा गया है ए एन यल, ए एन यल यानी वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। अब जरा देखो बच्चा, इधर देखो, ए एन यल बराबर, यानी वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक साइन 45 अंश का मान बेटा कितना होता है, अभी अभी पहले वाले सवाल में लगा था 1/2 और बटे साइन 30 अंश का मान कितना होता है मेरा बेटा 1/2। ठीक है, अभी अभी देखो पिछले सवाल में भी यही था, साइन 45 अंश का मान बेटा 1/2 होता है और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो जैसे ही बेटा मैंने मान रखा तो देखो ये 1/2 यह भी तुम्हारा भिन्न है और 1/2 यह भी भिन्न है, और जब भिन्न का भाग भिन्न में होता है, अभी अभी मैंने तुमको पिछले सवाल में बताया था कि जब भिन्न का भाग मेरा बच्चा भिन्न में होता है तो ऊपर की भिन्न ज्यों की त्यों होती है और नीचे की भिन्न पलट जाती है। तो अगले लाइन में देखो मेरा बच्चा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एन एल बराबर 1/√2 गुणे का निशान लगाएंगे 2/1। अब आगे जब हल करेंगे तो ए एन एल बराबर 2 1 का 2 हो जाएगा और कड़ी में 2 1 का कड़ी में 2 हो जाएगा। आप चाहो तो बेटा इतने पर भी छोड़ सकते हो, या आपका मन कहे तो इसका प्रमेयीकरण कर लो मेरा बाबू। आगे लाइन बढ़ाना है तो बढ़ा दो, आप इसको या करके इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, ए एन एल बराबर 2/2 और गुणे करड़ी में 2/2। इससे घबराना नहीं है बेटा। ये देखो ये इस लाइन में 2/√2 ही लिखा है। अब हमने क्या किया है कि ये जो √2 है उसका गुणा ऊपर भी कर दिए नीचे भी कर दिए, मतलब जितने का गुणा किए हैं उतने का भाग कर दिए हैं। तो ऐसा करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब भाई कटाना चाहे तो कड़ी में 2 में कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट जाएगा, फिर से वही 2/2 आ जाएगा। तो इससे जितने का अगर आप गुणा कर रहे हैं उतने का भाग करते हैं तो संख्या उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आगे जरा देखो मेरा भैया, आगे जरा देखो, इसको हम क्या करेंगे, ए एन एल बराबर ऊपर क्या होगा 2 करड़ी में 2 होगा बटे करड़ी में 2 का, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा √4 हो जाएगा। अगले लाइन में ए एन एल बराबर 2√2, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा भैया, और ए एन एल बराबर आपका आंसर आ जाएगा √2। यही है मेरा बच्चा आंसर। ऐसे सवाल इस समय बोर्ड में हर साल पूछे जा रहे हैं, अच्छे से समझ लेना है, डरना नहीं है। स्क्रीन पे बेटा एक सवाल लगा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लो, इसलिए हमने आपको एक ही पैरा में सब कुछ बता दिया है। अच्छे से देख लो बेटा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना, हम इसका इलाज फिर से कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट मेरा बच्चा लेना है तो ले लो। जहां भी रहोगे अगर कंसंट्रेट के साथ पढ़ोगे बेटा तो मजा आपको आएगा, समझ में भी आएगा, और जब समझ में आएगा तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आपको टॉप करने से कोनो रोक नहीं पाएगा। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहो, बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने दो, आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, कैसे आप 10th में फिजिक्स में 25 में 25 पूरा लाएंगे, सब तरीका बताएंगे और सारी चीज़ें आपके जुबान पे याद होंगी। बस जुड़े रहना है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। हम अगले सवाल में चलते हैं मेरा बाबू, अगले सवाल में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं बच्चा। स्क्रीन पे सवाल लग गया है, देखो बेटा, निम्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, वैसा उसी प्रकार का यह भी सवाल है। ध्यान से देखो बेटा, हम लोग एक बार फिर से इसका निरीक्षण करने चल रहे हैं। ये देखो, ये बेटा पृष्ठ है, ये बाउंड्री लाइन का काम कर रहा है। इसके ऊपर बेटा पहला माध्यम है, उसके नीचे दूसरा माध्यम, मतलब ये जो पृष्ठ होता है ना, दो माध्यमों को अलग करता है।
और इसके अभिलंबोत जो रेखा खींची जाती है उसी को तो हम लोग कहते हैं मेरा भैया अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक। और ये किरण जो पहले माध्यम से जा रही है इसको क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बाबू? आपतित किरण कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है। अब जरा देखो, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है बेटा, आपतित किरण, ध्यान से देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसी को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है बाबू इसी को हम लोग कहते हैं आर। न तो इस सवाल में हमको आपतन कोण आई का पता है और न ही अपवर्तन कोण आर का पता है, तो चित्र के अनुसार, चित्र के हिसाब से हम पहले क्या करेंगे? हम लोग आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर का मान ज्ञात करेंगे। जब तक आई और आर का मान नहीं ज्ञात होगा तब तक द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात नहीं होगा। ठीक है। अब देखो जरा कैसे निकालेंगे भैया। देखो बेटा, अगर हम यहां से लेकर और यहां तक की बात करें तो कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। और वही चीज यहां भी देखो जरा, अगर हम यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर इस पृष्ठ से और इस लंब तक का कोण देखें तो कितने अंश का बनता है? 90 अंश का। और इस पृष्ठ से इस अभिलंब तक का कोण देखें तो कितने अंश का बनता है? 90 अंश का। अब जरा देखो तो आई का मान कैसे निकलेगा बेटा? यहां से लेकर यहां तक तो 90 अंश बन रहा है, और यहां से लेकर यहां तक, यानी आपतित किरण और अब ये जो सतह है, आपतित किरण और इस पृष्ठ से जो कोण बन रहा है 45 अंश का, तो आपतन कोण का मान कैसे निकलेगा? टोटल है 90 अंश। 90 अंश में से अगर यहां से लेके यहां तक 90 अंश बन रहा है और यहां से यहां तक 45 अंश बना है, तो पूरे 90 में से अगर 45 निकाल देंगे तो आई का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, पहले तो इसको छोटा करें बेटा, मूव से। पहला काम है इसको छोटा करना, पहला काम है इसको छोटा करना, छोटा करना, छोटा करना, कर दिया। ठीक है। अब जरा देखो तो हम क्या लिखेंगे? चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार। ठीक है बेटा, चित्र के अनुसार क्या लिखेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण आई बराबर, जरा देखो, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री होगा और यहां से लेकर यहां तक 45 अंश है, मतलब टोटल 90 में से 45 घटा दोगे तो ये मान आ जाएगा। टोटल में से इतना निकाल दोगे तो आ जाएगा। तो आप लिखोगे भैया कि 90 अंश और माइनस 45 अंश, बोले तो आई बराबर आपका आ गया 45 अंश। आपतन कोण का मान आपको पता चल चुका है। अब क्या करेंगे? इसी प्रकार, इसी प्रकार मेरा बच्चा, इसी प्रकार क्या करेंगे? हम क्या निकालेंगे? अपवर्तन कोण। क्या बेटा? अपवर्तन कोण आर बराबर, अपवर्तन कोण आर का मान कैसे निकलेगा? यहां से लेके यहां तक देख बाबू 90 अंश है और ये 30 अंश है, मतलब टोटल 90 है, उसमें से 30 निकाल देंगे तो ये मान आ जाएगा। तो 90 माइनस 30 अंश, 90 माइनस 30 अंश। समझ में आया कि नहीं? देखो बेटा, इस सतह से अपवर्तित किरण के बीच का कोण दिया है 30 अंश, और जबकि इस सतह से अभिलंब तक का कोण बनेगा 90 डिग्री। तो यहां से लेके यहां तक जब 90 डिग्री है और यहां से लेके यहां तक 30 है, तो टोटल 90 में से 30 घटा तो आर का मान आ जाएगा। तो 90 माइनस 30, बोले तो आर बराबर 90 में से 30 निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 अंश आ जाएगा मेरा बच्चा। अब देखो स्क्रीन पे जरा देखो, अब आपतन कोण का भी मान आपको पता चला गया है और अपवर्तन कोण आर का भी मान पता चल गया है। अब बड़े आराम से जो कह रहा है वो आप निकाल सकते हो। तो क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण तो बेटा ये 60 अंश आ गया है, तो पहला आंसर तो बच्चा यही है। अगर मान लो आपतन कोण भी कहता तो आपतन कोण 45 अंश होता। इसमें कहा है कि चित्र में अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण माने 60 अंश आ गया, ये पहला उत्तर हो गया। फिर कह रहा है कि द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। जरा देखो टोन बदला हुआ है ताकि आप भ्रमित हो जाओ। क्या कहा है? कह रहा है कि द्वितीय माध्यम का
प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसका तात्पर्य हुआ प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसा ये कह रहा है। प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है मेरा बच्चा, डैश मार दो। इसको क्या कहते हैं? प्रथम माध्यम माने प्रकाश किरण पहले माध्यम दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इसको बोलेंगे 1n2 बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, और इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये कैसे लगेगा भैया? स्नेल के सूत्र से। कैसे लगेगा मेरा भैया? स्नेल के सूत्र से लगेगा बाबू। कैसे लगेगा? स्नेल के सूत्र से। क्यों? क्योंकि हमको आपतन कोण आई का मान पता है, अपवर्तन कोण आर का मान पता है, और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी n पूछ रहा है, तो स्नेल का फार्मूला से बड़े आराम से लग जाएगा। तो आप कहोगे अतः स्नेल के सूत्र से मेरा बच्चा, तो स्नेल का सूत्र कहता क्या है कि कहता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये हो गया मेरा बच्चा फार्मूला। ठीक है, अब जरा देखो तो क्या करना है अपने को? n के जगह क्या है बेटा? 1n2 बराबर साइन लिखा हुआ है, तो साइन लिख दे। आई का मान कितना है? 45 अंश। तो जहां आई लिखा था वहां आप 45 अंश लिख दो। बटे का निशान है, बटे का निशान लगा दो। बटे लिखा हुआ है साइन, तो साइन लिख दो। आर लिखा है, आर का मान कितना है बेटा? 60 अंश है, आप 60 अंश लिख दो। अब आगे का लाइन जरा देखो, 1n2 बराबर, जरा एक बार आप स्क्रीन पे देख लो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो बता देना बेटा। अब जरा देखो तो अब आपको साइन 45 अंश और साइन 60 अंश का मान मालूम होना चाहिए। तो आप साइन 45 अंश का मान हर सवाल में आ रहा है, तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है बेटा? 1/2। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है? साइन 60 अंश का मान कितना होता है बच्चा? बोलो, साइन 60 अंश का मान कितना होता है? 1/3। 3/2 होता है। फिर से बेटा वही भिन्न वाला रूप पकड़ लिया। जरा स्क्रीन पे देखो मेरा बच्चा, अब फिर से भिन्न का भाग भिन्न में हो गया बेटा। देखो ये भी क्या है? भिन्न है। ये क्या है मेरा बच्चा? भिन्न है। और जब भिन्न का भाग भिन्न में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर की भिन्न ज्यों की त्यों रखते हैं, और नीचे की भिन्न पलट जाती है। तो अगले लाइन में मेरा भैया इसको हम लोग लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1/√2 और गुणे 2/√3। अब देखो आगे इसको हल करेंगे तो 2 1 का 2 लिखेंगे और करड़ी में 6 लिखेंगे। 2/6 लिख देंगे। देख लो बेटा स्क्रीन पे देख लो। ठीक है, अब क्या करना है? परमेयीकरण कर लीजिए। देखो इधर आगे का लाइन हम लिखते हैं 1n2 बराबर 2/6। अब क्या करते हैं? करड़ी में 6 का गुणा बेटा ऊपर कर देते हैं और करड़ी में 6 का गुणा नीचे कर देते हैं। ऐसा करने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो करड़ी में 6 से करड़ी में 6 कटाएंगे तो फिर से वही 2 करड़ी में 6 आएगा। तो ऐसा लिखने से जितने का गुणा करते हैं उतने का आप भाग भी कर दो तो मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो आगे की लाइन में बच्चा 1n2 बराबर क्या होगा? 2 करड़ी में 6 हो जाएगा ये, और बटे करड़ी में 6 का गुणा करड़ी में 6 में करेंगे तो करड़ी में 36 हो जाएगा। और आगे इसको जब हल करेंगे तो 1n2 बराबर 2√6 और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। और इसके बाद इसको कटा दीजिए मेरा भैया, 2 1 का 2 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यानी अगले लाइन में 1n2 बराबर
कड़ी में 6/3 आंसर हो जाएगा। देख लो मेरा भैया स्क्रीन पे, सवाल को देख लो भैया, कड़ी में 6/3 यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, पूरा सवाल फिगर सहित लगाया गया है, आप अच्छे से समझ लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरा बाबू। अगला सवाल हम अब लेके चलते हैं, देख लो। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं मेरा भैया। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट सवाल में चलें। नेक्स्ट सवाल में बेटा, चलो अगले सवाल में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट चलो, वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए मेरा भैया। बहुत ही मजेदार सवाल है, दो माध्यमों के लिए जो सापेक्ष अपर्तनांक आप लोग पढ़े थे उसी पर आधारित ये सवाल है। अब जरा ध्यान देना, कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, इसका मतलब प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, तो आप लिखेंगे ए, आप लिखेंगे मेरा बेटा AN W बराबर, ध्यान से सुनो, कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, इसका मतलब प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, जल मीन्स वाटर, वाटर मीन्स W, वायु मीन्स एयर, एयर मीन्स AN W बराबर दिया हुआ है सवाल में कितना, 4/3, 4/3 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, जल के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, तो आपसे पूछ रहा है WNA बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या करना है, दो माध्यम का फार्मूला लगा देना है, अभी हमने आपको पढ़ाया था एक वीडियो में। तो WNA बराबर क्या होगा मेरा भैया, दो माध्यम का फार्मूला लगा दो, WNA बराबर क्या होगा, WNA बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, WNA बराबर हो जाएगा 1/ANW, यानी वायु, जल के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक बराबर हो जाएगा 1/ वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक। अब जरा देखो, WNA बराबर 1/ लिखा हुआ है ANW, और ANW का मान मेरा बच्चा 4/3 है। अब जरा ध्यान देना, WNA बराबर 1/ANW लिखा हुआ है, तो 1/ANW का मान 4/3 सवाल में दिया गया था, 4/3 लिख दिए। अब जरा देखो बच्चा, यह हो गया पूर्णांक और यह हो गया भिन्न, और जब पूर्णांक में भिन्न का भाग होता है तो हर उलट करके ऊपर चला जाता है। तो अगले लाइन में हम इसको लिख सकते हैं कि WNA बराबर 1/4 गुणे 3, तो 3, WNA बराबर 3×1=3/4 आंसर आ जाएगा। यही बेटा आपका आंसर है, एकदम इजी है। WNA बराबर होता है 1/ANW, तो एक जब 4/3 है तो इसका आंसर 3/4 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भैया, बहुत ही सरल सवाल है, और किन्हीं दो माध्यमों के लिए सापेक्ष अपर्तनांक वाले फार्मूले से सवाल लगाया गया है। जो हमने आपको सिखाया था फार्मूला कि बच्चा होता है 1n2 बराबर 1/2n1, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपर्तनांक होता है वो 1/ दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपर्तनांक के बराबर होता है। तो वैसे तुम्हारे सवाल में ANW का मान दिया था और WNA का मान पूछा है, तो WNA बराबर 1/ANW होगा। तो इस तरह से आपका आंसर 3/4 आ चुका है। नेक्स्ट सवाल में बेटा चलते हैं, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 2/3 है, जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये मेरा बच्चा ये सवाल किन्हीं तीन माध्यमों के लिए बनाया गया है। हम जितने फार्मूले आपको बताए थे आज के डेट में मेरा बच्चा उतने टाइप का सवाल लिए हैं, ताकि आपके घर पे जो भी बुक हो चाहे जिस राइटर का हो, तो हर टाइप के हम सवाल बता दे रहे हैं। आप जब इसको समझ लेंगे तो आप सवाल बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड अगर आप जानते रहेंगे तो बड़े आराम से लगा पाएंगे। अब जरा देखो, इसमें वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक क्रमशः दिया है, जल के सापेक्ष कांच के अपर्तनांक ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। इसमें जरा देखो बेटा कितने माध्यमों का जिक्र हुआ है,
वायु पहले नंबर पर है, फिर जल है, फिर कांच है। ठीक है, इसके बाद वही जल कांच, मतलब मेन तीन है। जरा ध्यान से देखना, कैसे जानेंगे कितने कितने माध्यम का फर्म सवाल है ये। पहला तो वायु दिया है, फिर दूसरा माध्यम जल दिया है और तीसरा माध्यम कांच दिया है। यानी ये पहले स्थान पर है मेरा बच्चा, और ये दूसरे स्थान पर है, और ये तीसरे स्थान पर है। मतलब आपका ये जो सवाल है तीन माध्यमों के लिए बनाया गया है। कितने माध्यमों के लिए बनाया गया बेटा? तीन माध्यमों के लिए बनाया गया है। तो हमने क्या बोला था, अगर आपको फार्मूला बनाना है तो जो पहला माध्यम का नाम ले उसको पहले लिखना है। पहला माध्यम का जब नाम लेगा तो उसको पहले लिखना है। पहला माध्यम इसमें क्या है बेटा? वायु है तो ए लिखेंगे। वायु के बाद जल का नाम ले रहा है तो डब्लू लिखेंगे। इसके बाद कांच का नाम ले रहा है तो जी लिखेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा पहला, ऐसे हम फार्मूला बना लेंगे। फार्मूला कैसे बनेगा अभी हम बताएंगे, पहले जो जो दिया है उसको लिखते हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक मतलब AN W बराबर दिया है बेटा 4/3, 4/3 दिया हुआ है। फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक यानी ANG बराबर दिया है 2/3। इसके बाद क्या कर रहा है? जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक का क्या मतलब है कि WNG बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान समझना, इसमें भ्रमित मत होना। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपूर्णांक मतलब ये वायु के सापेक्ष जल का भी अपूर्णांक कर रहा है और वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक भी कर रहा है। यानी वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक दिया है सवाल में 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक दिया है 2/3। यहां मैं तथा शब्द भी लिख देता हूं। अब देखो, तो ये तीन माध्यम का इसमें जिक्र हुआ है तो आप फार्मूला बना लीजिएगा। पहले वायु का जिक्र किया है तो ए लिख दो, जल का जिक्र किया है तो डब्ल्यू लिख दो, कांच का जिक्र किया है तो जी लिख दो। फार्मूला कैसे बनाएंगे जरा देखो बेटा। पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला बराबर 1। तो फार्मूला कैसे बनेगा जरा देखो। हम लिखेंगे पहला दूसरा का मतलब क्या हुआ? ANW गुणे दूसरा तीसरा मतलब WNG और गुणे तीसरा पहला का मतलब GNA बराबर 1। बन गया फार्मूला, फार्मूला बन गया बेटा। देख लो जरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, पहला दूसरा मतलब ANW, दूसरा तीसरा मतलब WNG, तीसरा पहला मतलब GNA बराबर 1। अब जरा देखो, अब आपको क्या निकालना है, क्या पूछा है? WNG। अब जरा देखो इस फार्मूले में WNG है क्या? तो देखो बेटा ये है WNG। फार्मूला जब बता रहे थे तो हम आपको समझाए थे। WNG दिखाई दिया? WNG दिखाई दिया बेटा? दिखाई दिया? ये रहा WNG। जब बेटा तुम WNG का मान पूछ रहा है, WNG का जब मान निकालेगा तो WNG के साथ ये ANW और GNA इसके साथ गुणा के रूप में जब इस साइड में यानी एक के पास आएंगे तो भाग हो जाएंगे। तो आप इसको या करके लिखोगे मेरा भैया कि WNG बराबर क्या लिखेंगे? WNG बराबर उस साइड में एक है और ये ANW और गुणे GNA भाग के रूप में हो जाएंगे। अब फार्मूले आपके बन चुके हैं, फार्मूले बन चुके हैं। तो थोड़ा इसको बड़ा लिखते हैं बेटा, कम समझ में आ रहा होगा। स्क्रीन पे हमको लग रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ा बड़ा लिखते हैं इसको। क्या बेटा? WNG का मान निकालेंगे तो क्या होगा? बटे में ANW हो जाएगा और गुणे GNA हो जाएगा। हो गया? ये हो गया। अब जरा देखो, जैसे ही तुम फार्मूला बनाओगे मेरा भैया तो देखो कि इसमें क्या क्या मान है तुम्हारे पास। देखो फार्मूला में लिखा है बेटा ANW, फार्मूला में क्या लिखा है? ANW, और ANW का मान बच्चा मेरे पास है। इसके बाद देखो जरा GNA लिखा है और GNA का मान नहीं है हमारे पास, ANG का मान है। फार्मूला में जरा ध्यान देना बेटा, GNA लिखा है यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक लिखा है, और जबकि सवाल में वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक दिया हुआ है। तो अब आपके पास एक ही रास्ता है कि आप यहां दो माध्यम का फार्मूला लगा दो, तो GNA बराबर हो जाएगा 1/ANG। तो आप क्या करेंगे? आप मेरा बच्चा या करके लिखेंगे WNG बराबर 1/ANW गुणे, इसको यहां दो माध्यम का फार्मूला लगा देंगे, इसको क्या लिखेंगे? 1/ANG। ठीक है। अब जरा देखो, हमारे पास ANW का भी मान है और हमारे पास ANG का भी मान है, लेकिन जरा ध्यान देना
कि ये पूर्णांक है और उसके बटे ये है, उसके बटे ये है, इसका मतलब पूर्णांक में भिन्न का भाग है, और जब पूर्णांक में बच्चा भिन्न का भाग होता है तो हर उलट के ऊपर चला जाता है। तो हम इसको या करके लिख सकते हैं मेरा भैया कि WNG बराबर क्या लिखेंगे, ANG ऊपर जाएगा, ANG ऊपर जाएगा और बटे में रहेगा ANW। अब अगले लाइन में क्या करना है, इसका मान रख देना है WNG बराबर, देखो ANG लिखा है और ANG का मान कितना है 2/3, ANG का मान बेटा 2/3 है और उसके बटे ANW लिखा है और ANW का मान 4/3 है। फिर से क्या हो गया, वही बात हो गई कि भिन्न का भाग भिन्न में हो गया है, और जब भिन्न का भाग भिन्न में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की भिन्न को ज्यों का त्यों रखते हैं, नीचे की भिन्न को पलट देते हैं। तो हम या करके इसको लिख सकते हैं मेरा भैया कि WNG बराबर 2/3 को ज्यों का त्यों रखेंगे और 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। ठीक है, देख लो बेटा स्क्रीन पे देखो। चार बटे तीन, 3/2। बेटा इस सवाल में जो ओरिजिनल सवाल है ये यहाँ पर बेटा क्या है मैं बताता हूँ आपको कि इस सवाल में मेरा भैया यहाँ पे ये जो 2/3 लिखा है ये एक्चुअल में 3/2 है। क्या है, क्या है बेटा, ये जो 2/3 लिखा था एक्चुअल में ये 3/2 है। क्या है बेटा, 3/2 है। तो यहाँ भी हम 3/2 बना देते हैं इसको, यहाँ भी हम इसको 3/2 बना देते हैं, 3/2 बना देते हैं। तो वही काम यहाँ भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वैसे भी लिखते तब भी आता, थोड़ा सा आंसर जो किताब में है वो नहीं आता, बस बाकी जो लिखा वो आंसर आता। ANG का मान कितना है 3/2, ANG का मान बेटा कितना है 3/2, 3/2 है। ठीक है, अब जरा देखो तो ये यहाँ पर भी थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चा, 3/2 लिखते। ठीक है, अब जरा देखो तो ये देखो ऊपर वाला भिन्न बेटा ज्यों का त्यों रखा गया है और नीचे की भिन्न बेटा पलट गई है, 3 ऊपर चला गया 4 नीचे चला गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा WNG बराबर 3×3 9 और 4×2 8। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा, देख लो अब। ठीक है, यानी वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपूर्णांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं, तो जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक पूछा है। ठीक है, तो आप बेटा इसको बड़े ही आराम से, ठीक है ना, तो वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक ANW बराबर 4/3 है और वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक ANG बराबर 3/2 है और जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक तो WNG बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला में रखा बेटा आपका 9/8 आ चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मेरा भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। चलो अब अगले सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच का अपूर्णांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, जो हमने फार्मूला जब पढ़ाया था बेटा तो आपको अगर याद होगा तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था N बराबर C/V। तो निर्वात में प्रकाश की चाल देखो बेटा दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C बराबर दिया है बेटा, C बराबर दिया है कितना, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C बराबर दिया है आपको कितना
C बराबर दिया है 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि यदि कांच का अपूर्णांक 3/2 है, कांच का अपूर्णांक, कांच का अपूर्णांक, अपूर्णांक माने n, और आप चाहो तो यहां g लिख सकते हो, कांच का अपूर्णांक 3/2 है, तो कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब v का मान पूछ रहा है, v मतलब माध्यम, और यहां आप चाहो तो माध्यम को vg लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी से ये पता चल रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल, और जी से पता चल रहा है कि कांच का अपूर्णांक, सी का पता चल रहा है। अब जरा देखो, सी का मान दिया, एन का मान दिया, भी का मान पूछ रहा है, तो आपको फार्मूला तो बच्चा याद है कि एन बराबर होता है सी बटे भी। तो आपको जरा देखो, इस सवाल में एन का भी मान मालूम है और सी का भी मान मालूम है, आपसे भी का मान पूछ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि भी बराबर आपका क्या हो जाएगा, सी अपान एन। भी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, सी अपान एन। देख लो एक बार, जरा मिला लो बच्चा। ठीक है, अब जरा देखो, अब इसमें मान रख दो मेरा भैया, मान रखो। इधर देखो, भी बराबर, भी का मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, और माध्यम यहाँ बेटा कांच है, इसलिए मैंने यहाँ भीजी लिखा हुआ है, और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सी का मान तो आपको पता है कि 3 गुणे 10 पे घाते 8 है, और एन का मान मेरा बच्चा कितना दिया है, 3/2, 3/2 दिया है। ध्यान से देखो बेटा, सी का मान दिया था तुम्हारे सवाल में, एन का मान दिया था, भी का मान पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है एन बराबर सी अपान भी। चूंकि तुमसे भी पूछा गया तो पक्षांतर करोगे, भी उधर जाएगा तो एन बटे में आएगा, भी बराबर सी अपान एन हो गया। तो भी बराबर बेटा देखो, सी का मान 3 गुणे 10 घाते 8 है, और एन का मान 3/2 है। अब देखो बेटा, ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, पूर्णांक में भिन्न का भाग होता है तो हर उलट करके ऊपर चला जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं मेरा भैया कि भी बराबर, पहले बात तो ये देखो, भी बराबर आप लिखेंगे 3/3 गुणे 2 गुणे 10 पे घाते 8। समझे कि नहीं? ये देखो, ये ऊपर का ज्यों का त्यों लिखा है, और नीचे ये भिन्न है। नीचे क्या बेटा, नीचे ये भिन्न है, और जब पूर्णांक में भिन्न का भाग होता है तो हर उलट के ऊपर जाता है। 3 गुणे 10 घाते 8 ज्यों का त्यों लिखा था, और ये दो जो बेटा बटे में 2 था, उलट के ऊपर चला गया, और यहाँ 3 से 3 कट गया, और भी बराबर आपका आंसर आ गया 2 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका आंसर है। मिला लो बच्चा। जितने आपको आज मैंने 6 सवाल बताए हैं, और सब फार्मूला बेस्ड बताए हैं, हर टाइप के फार्मूले पे आपको एक एक सवाल बता दिया गया है, और स्नेल के फार्मूले पे 3-3 सवाल बताया गया है, ताकि आपके पास जो भी बुक हो, आप हर प्रकार के सवाल को बड़े आराम से आप लगा सकें, इसकी व्यवस्था कर दी गई है। प्रकाश से अपवर्तन रिलेटेड जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं, लगभग उतने टाइप के सवाल द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आप इसको बेटा गंभीरता से पढ़ेंगे और वीडियो को अच्छे से देखेंगे, कंसंट्रेट होकर के देखेंगे, तो निश्चित है चीजें समझ में आएंगी। और अपने को जब आपको अंदाजना होगा, तो कोई बुक लेके बैठ जाना, अगर आप सवाल खुद से लगा पाएंगे तो समझ लेना कि चीजें आपको समझ में आ गई हैं, और समझ में नहीं आएंगी तो एक बार वीडियो दोबारा जरूर देख लेना, तब निश्चित है कि आपको समझ में आ जाएगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।